Okay, good evening everyone. So welcome to the channel MS Study Guru. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट MPPSC एंड आज हम डिस्कस करेंगे MP के बजट के बारे में, राइट? MP का बजट जो कि 2026 का आ चुका है ऑलरेडी। हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस बजट में, क्या एलोकेशंस हैं, क्या डेफिसिट इंडिकेटर्स हैं, एक्सेट्रा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम सबको पता है कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो बजट की क्लास आज मैं कवर करूंगी यहाँ पर, और जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन पर, MS स्टडी गुरु पर। एंड उसके साथ साथ अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया था फॉर MPPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2026, आप सबको पता होगा, जिसकी फॉर्म फिलिंग भी मार्च में स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोगों का जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है ये लाइव है। पेपर 1 पेपर 2 विच इज़ इकोनॉमिक्स, दोनों का कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेंगी। MP इकोनॉमी कवर्ड रहेगी सारे रीसेंट डेटा ट्रेंड्स के साथ, PDF नोट्स, डिस्कशंस ऑफ द PYQ क्विजेस एंड एक WhatsApp नंबर फॉर डाउट रिजॉल्विंग, राइट? तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। कोई भी अदर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारे पास एक इकोनॉमिक्स ओनली का भी कोर्स है। जिनको भी पेपर 1 नहीं लेना है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल्स आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन पर, विच इज MS स्टडी गुरु। ओके, सो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बजट की क्लास स्टार्ट करते हैं अब विदाउट एनी फर्दर अडू। ओके, वी कैन स्टार्ट हमारी क्लास आज की। आई होप my voice is audible and the screen is also visible, right? Okay, सो जैसा कि मुझे बताया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि मैम MP का बजट एंड MP के इकोनॉमिक सर्वे भी करवा दीजिए, तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर बजट डिस्कस करने के लिए। एंड साइमल्टेनियसली इन द कमिंग वीक, इस वीक में मैं इकोनॉमिक सर्वे की भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी। ऑफ कोर्स MP का इकोनॉमिक सर्वे है हिंदी में, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इशू नहीं रहता, बट इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू आता है बिकॉज हिंदी में इतना समझना इस मुश्किल हो जाता है जिसको इंग्लिश की आदत है, राइट? तो मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी PPT बायलिंगुअल बनाऊं एंड इंग्लिश में बनाऊं मोस्टली, क्योंकि हिंदी में तो अवेलेबल है ही कंटेंट, राइट? तो जो मैं कंटेंट प्रेजेंट करूंगी वो इंग्लिश में होगा, बट मैं बोलूंगी हिंदी में उसको। तो आप लोग साइमल्टेनियसली नोट्स बना सकते हो। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 500 550 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। सब कुछ तो हम नहीं पढ़ सकते ऑफ कोर्स, इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ पढ़ना भी नहीं है, राइट? तो मैंने कोशिश करी कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों बस वही उसमें डालूँ मैं। एंड देन यस, फिर तो मतलब रिविजन तो हमारे हाथों में होता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। वैसे भी आई थिंक इट्स वेरी लेट, आई वाज वेटिंग कि स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। तो आज की क्लास पहले बजट की होगी। तो ये मैंने ऑफिशियल साइट जो है MP गवर्नमेंट की, वहाँ से ही लिया है। तो अगर किसी को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखना है तो वो साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? कोई भी इशू हो तो मुझे चैट बॉक्स पे बता देना, सो आई विल कम एंड चेक द इशू, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम लोगों का क्लास। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोगों का बजट इन द मंथ ऑफ February निकलता है, ओके, बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टेट का बजट रहता है, नेशनल लेवल पे भी बजट रहता है। स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे रहता है, नेशनल लेवल पे भी इकोनॉमिक सर्वे होता है, ओके। तो ये मैंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बजट 26-27 में मेन चीज जो MP के बजट में बात करी थी वो थी ज्ञानी। ज्ञानी का फुल फॉर्म इज GYAN एंड I, ठीक है? सो ये एक्रोनिम है विच इज ज्ञानी, और इस एक्रोनिम के अलग अलग मतलब हैं। मतलब G का मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, A का मतलब अन्नदाता, N का मतलब नारी, I का मतलब इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। MPPSC में आपने नोटिस किया होगा इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते बजट से, राइट? मैंने खुद MPPSC रिटर्न क्लियर किया है, तो इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है? तो इसलिए इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आप नोट्स बना के अगर 5-6 बार उसको रिवाइज कर लोगे
तो आपको इजीली ब्रेन में फिट होता जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बात करी एमपी की कि हम लोग फोकस करेंगे GYANNII पर, ठीक है। मतलब हम लोग गरीबों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, युवा के लिए बनाएंगे, फार्मर्स के लिए बनाएंगे, वुमेन के लिए बनाएंगे एंड इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाएंगे, नथिंग एल्स। तो ये कोर फीचर्स हैं इस बजट के। ये बजट पीपल सेंट्रिक है, मतलब लोगों के हित के लिए काम करेगा, सबको इंक्लूड करके काम करेगा और एम्पावर करेगा सबको, ताकि वो सब लोग अच्छा काम कर कर अपने खुद के लिए भी भला कर सके और इकोनॉमी के लिए भी भला कर सके। तो इस बजट में बहुत सारी स्कीम्स है जो गरीबों के लिए बनी है, राइट। तो गरीब कल्याण मिशन है, ताकि जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है इनको हम अपलिफ्ट कर सके, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बना सके। युवा मतलब हम जैसे लोग, यूथ, तो यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अलग अलग, एम्प्लॉयमेंट लीडरशिप रिलेटेड प्रोग्राम्स की बात करी है इस बजट के अंदर, ठीक है। Let me just see if my mic is on. Yes. Then apart from that, नारी के लिए, अन्नदाता के लिए, मतलब हमारे फार्मर्स के लिए तो 2026 तो ईयर ऑफ द फार्मर्स ही डिक्लेयर हो गया है। हम लोग ने देखा होगा, न्यूज में बहुत आया था कि 2026 जो है ये फार्मर वेलफेयर ईयर है। मतलब इस साल हम लोग फार्मर्स के लिए बहुत सारे वेलफेयर इनिशिएटिव्स लेकर आने वाले हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर का बजट भी हम लोग की फार्मर की इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं इस पे फोकस है। फार्मर की इनकम क्रॉप से आती है, मेनली क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। बट अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन लाए, जो हमने देखा भी है। मतलब फार्मर सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन पे ना निर्भर रहे, वो फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एक्सेट्रा से भी फोकस करें। FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो, ताकि अगर एक आलू है, एक आलू को या तो वो कंज्यूमर को बेच सकता है या तो वो गवर्नमेंट को बेच सकता है ना। गवर्नमेंट मतलब MSP पे जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, फार्मर के पास यही दो सोर्सेज है। बट हम चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज को भी वो बेचे। तो प्राइवेट कंपनीज को अगर ये पोटैटो जो है बेचेगा फार्मर, प्राइवेट कंपनीज इस पोटैटो का चिप्स बनाएंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रही है यहाँ पर। तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट उसने कंज्यूमर को बेचा, कुछ गवर्नमेंट को दिया, फिर भी उसके पास कुछ प्रोडक्ट बचा। व्हाट इफ वो प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले, राइट। तो इसको अपन लोग बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग, जो बहुत सारे फार्मर्स एक साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर अलग अलग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और उनको अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, जिससे वो लोग ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। देन नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, ताकि वुमेन को इकोनॉमिकली, सोशली हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सके। इंडस्ट्री एंड इंफ्रा तो है ही हमारा कोर, ये इंडिया का भी कोर है कि वी हैव टू वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो मध्य प्रदेश भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में फोकस कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक स्टेट का इंजन होता है। अगर आपके स्टेट में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज हो बट इंफ्रा नहीं हो, तो आपकी इंडस्ट्रीज नहीं काम कर सकती, राइट। अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल विलेज में एक इंडस्ट्री तो है जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, सब कुछ कर रही है, बट उस विलेज से सिटी तक जाने के लिए रोड नहीं है अगर उस विलेज में, तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो कितना भी प्रोड्यूस कर ले इस विलेज में वो इंडस्ट्री, हम लोग के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा विकसित भारत प्रोग्राम है, वैसे हमारा समृद्ध मध्य प्रदेश प्रोग्राम भी है। नाउ ये हिंदी में, जहां जहां मुझे हिंदी का मैटर मिला मैंने वो भी डाल दिया। बजट वाज लकीली इन इंग्लिश, ठीक है। देन इकोनॉमी एट ग्लैंस देखे। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड पे एक और चीज है, ऐसे क्वेश्चन वैसे आते तो नहीं है बट स्टिल एक नजर मार लेना चाहिए कि बजट का इस बार का एलोकेशन कितना है। तो इस बार जो हमारा बजट है वो है हम लोग का 4,38,317 करोड़ का। तो ये हम लोगों का साइज ऑफ द बजट है, तो छोटा सा आपने उसमें नोट कर सकते हो। देन ये वाली जो हम लोग की स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो अभी 18,48,000 समथिंग करोड़ पे चल रहा है, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बनाता है। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है ये 1,52,615 है, ओके। पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन आ सकता है, पर कैपिटा इनकम हमको ध्यान रखना है, ठीक है। देन ये CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारी है 2024 में 8.3% तक बढ़ गई है ये, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है और GSDP इंपॉर्टेंट है। बजट का साइज अभी हम लोग ने देखा पीछे कितना है, हम लोग का बजट का साइज अराउंड 4,38,317 करोड़। इसमें से टोटल हमें रिसीप्ट कितना मिल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना मिला है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल रिसीट हमारी इतनी है, एक्सपेंडिचर हमारा इतना है। मतलब देखो जो हमें पैसा आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, तो हम लोग सरप्लस में है, ओके।
देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप लोग का बजट कितने का था, 4 लाख समथिंग। देन की इंडिकेटर्स का अगर हम लोग देखें तो जैसे हमने देखा कि रेवेन्यू सरप्लस तो है ही हमारे इस साल के बजट में, तो ये एक थोड़ा सा ट्रेंड याद रखना, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा सरप्लस हो, कभी कभी डेफिसिट भी होता है, बट हम लोग अभी बहुत सालों से सरप्लस में है, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये अपन लोग देखें तो कुछ पिलर्स हैं बजट के जो बजट में दिए थे, जैसे कि 3 इयर्स रोलिंग बजट, 3 साल का रोलिंग बजट हमारी गवर्नमेंट बनाती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को रोलिंग बजट नहीं पता होगा, ठीक है। तो रोलिंग बजट क्या होता है? रोलिंग बजट इज नथिंग, सिंपल भाषा में बस इट इज प्रिपेयरिंग 3 साल आगे का बजट, मतलब 2026 में, ठीक है, मैं बजट प्रिपेयर कर रही हूँ 2027 का, 2028 का, 2029 का। तो 3 ईयर रोलिंग हो गया, 5 ईयर रोलिंग हो गया, 7 ईयर रोलिंग हो गया, 2 ईयर रोलिंग हो गया। जो भी ईयर रोलिंग है उससे यही समझना कि हम लोग 2 साल आगे का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 ईयर रोलिंग बजट फ्रेमवर्क में यही होता है कि हम लोग 2027, 28 और 29 इन तीनों के बजट प्रोविजंस बना लेंगे 2026 के साथ साथ। अब क्या ये फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है? ऑफकोर्स ये फ्लेक्सिबल होता है। हम बस सोच रहे हैं कि कितना एक्सपेंडिचर या कितना इनकम हमको हो सकती है आगे आने वाले सालों में, हम लोग थोड़ा सा प्री प्लान करके चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो पता ही है, कृषि कल्याण वर्ष है हम लोग का, समृद्ध किसान सशक्त राज्य, ये इसका लाइन है, इंपॉर्टेंट याद रखना, जिसमें एग्रीकल्चर पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट दी है। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बजटिंग में हम लोग ने इस बार फॉलो करी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हमने गरीबों को ध्यान में रखकर उनके हित के लिए क्या पॉलिसीज बनाना है, इसके लिए भी प्रोविजंस डाले हैं बजट में। हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बजटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करा है, ठीक है, जो कि बहुत इनोवेटिव है और अभी तक ये ज्यादा स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं करा है। तो ये अप्रोच क्या करता है, जो हमारा नॉर्मल बजट रहता है जिसमें हम अलग अलग वेलफेयर स्कीम डाल देते हैं, गरीबों के लिए क्या करेंगे जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सब्सिडी मिलेगी उनको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से हटकर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा नीड बेस्ड सिस्टम्स बना रहे हैं। मतलब उनको क्या जरूरत है, वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स रिजल्ट बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। जहां पर जरूरत है वहां पे सेक्टर स्पेसिफिक हम पॉलिसीज बनाएं ताकि डिग्निटी मेंटेन हो, अपॉर्चुनिटी मिले और प्रोस्पेरिटी मिले हर एक सिटीजन को। ये मैंने आगे भी डाला और आई थिंक ये सर्वे में भी डाला है, एमपीआई रिलेटेड बजटिंग, बट ये चीज कुछ नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो इस अप्रोच में हम ट्रेडिशनल सिर्फ बनाना 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 स्कीम पे फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस करेंगे कि क्या नीड है एक्चुअली में गरीबों में, कहाँ लूप होल आ रहा है, उस सेक्टर के लिए स्कीम बनाएंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे और अगर रिजल्ट अच्छा आया फिर आगे चलकर उस स्कीम को और ज्यादा बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा शिफ्ट है इन जस्ट मेकिंग द बजट। कैपिटल आउटले विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी बहुत सारा हो रहा है ये तो, क्योंकि इसी से ही बनता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो कैपिटल आउटले हम लोग का अगर देखें तो पहली बार हमारी स्टेट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल आउटले हुआ है, मतलब 1 लाख करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा है अलग अलग सेक्टर में। और बहुत सारी नई नई स्कीम्स आई हैं हाउसिंग के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ पिलर्स हैं, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बजट, ये हिंदी में। देन दिस इज माय बजट हाइलाइट्स। अगर हम लोग देखें, पूरे फिगर्स नहीं लर्न करना, अगर किसी को लग रहा है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसे रेवेन्यू रिसीट्स, हम लोग टोटल रिसीट देखे इतनी, टोटल में से इतनी है रेवेन्यू, इतनी है कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी लोन की, तो लोन इज अ कैपिटल रिसीट, क्यों? क्योंकि लोन अपना एक लाइबिलिटी को बढ़ा देता है, राइट। और रेवेन्यू रिसीट मतलब विच नाइदर क्रिएट्स एन लाइबिलिटी नॉर क्रिएट्स एन एसेट, बट लोन या फिर कैपिटल रिसीट्स है विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, ठीक है। तो इतना पैसा हम लोगों को आया कैपिटल से, इतना आया है हम लोगों को रेवेन्यू से, ठीक है, ओके। फिर एक्सपेंडिचर टोटल हमने इतना करा है, अब इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कितना करा है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, पेंशंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो थोड़ा सा मैं कहूंगी केपेक्स वाला पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि आजकल केपेक्स पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। तो यू नेवर नो, जैसे एक बार हम लोगों से किसी एक मिनिस्ट्री का बजट एलोकेशन पूछ लिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को कितना बजट एलोकेट किया है। तो कभी कभार हो जाता है, तो थोड़ा केपेक्स वाला चीज बस ध्यान रखना, इतना बजट टोटल अलॉट हुआ था और हम लोग इतने के सरप्लस में है, ठीक है। इन व्हाट, इन करोड़, ये 44 रुपीज नहीं है, ओके, यहाँ पे देखना है करोड़ लिखा है। देन
अपार्ट फ्रॉम दैट ये और भी चीजें हैं, इसको आप क्या करना है, एक ऐसे बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे तो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, एंड क्योंकि बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स थे, तो इसलिए मैंने अभी इसको बुलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा, ये आप लोग करना। तो इट इज नथिंग बट इसी वाली टेबल का जस्ट 2026 का एस्पेक्ट, ठीक है। जैसे कि रेवेन्यू रिसीट इतना है, जिसमें से स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू इतना है, स्टेट का सेंट्रल टैक्सेस से इतना पैसा आया, नॉन टैक्स रेवेन्यू इतना है। ओन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो स्टेट ने अलग अलग डायरेक्ट टैक्सेस से कमाया है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपना है, फाइन्स, फीस, पेनल्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इतना स्टेट को ग्रांट मिला है। तो आप बस एक छोटा सा ऐसे पेज पर लिख सकते हो एक एक बुलेट के सामने। रेवेन्यू सरप्लस अभी देखा 44 करोड़ का हुआ है हम लोगों को। टोटल अप्रोप्रिएशन अभी देखा ये 11% ज्यादा था। केपेक्स अभी देखा 80,000 समथिंग था मैम। फिस्कल डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट इज 3.87%। हमारा टारगेट है 3% अकॉर्डिंग टू FRBM, मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजटरी मैनेजमेंट, जो अपन को बोलता है कि तुमको कितना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखना चाहिए ताकि तुम्हारी इकोनॉमी में ज्यादा लोन का प्रेशर ना हो। तो वो कहता है 3% रखो, जीडीपी का, जीएसडीपी का 3%, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल लेवल पे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब 3% का मतलब कि अगर 100 रुपए है तुम्हारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसका सिर्फ 3% ही तुम लोन ले सकते हो, बट हम लोग अभी 3.87 पे, विच इज नॉट टू बैड, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट देखते हैं इस स्लाइड पे, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, तो रेपिटेटिव चीज है इसमें। देन रुपी कम्स फ्रॉम रुपीज गोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बजट से ऐसी चीजें बहुत आती हैं, सर्विसेज स्कीम्स वगैरह बहुत आती है, ठीक है। तो इस बार के सर्वे में मैं देख रही थी लिटरली अराउंड 400-500 स्कीम्स होंगी। इतना तो ऑफ कोर्स हम नहीं लर्न कर सकते, बट कीप अ नोट कि आप थोड़ा न्यूज़पेपर देखते रहो, थोड़ी एमपी की न्यूज़ देखते रहो, दिन में बस 15 मिनट, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभार बस सुन भी लिया, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो ये पूछ सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना में कितने रुपीज हम वुमेन को दे रहे हैं पर मंथ में, या फिर कितनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, या फिर कितना रुपीज दे रहे हैं हम एक साल में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ज्यादा डीप नहीं होते, बट हाँ ये ही ऑब्जेक्टिव या मेन फंक्शन ऑफ द स्कीम में रहता है, ठीक है। चलो नाउ मैम, रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, ओके। तो सबसे ज्यादा हम लोग को जो पैसा आ रहा है वो यहाँ पे कहाँ से दिख रहा है, ओन टैक्स रेवेन्यू का, जो स्टेट खुद कलेक्ट करती है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये नेक्स्ट है हम लोगों का डेवल्यूशन, मतलब जो सेंटर स्टेट को देती है, ठीक है, पैसा। उसके बाद कहाँ है, अदर कैपिटल रिसीट्स, देन ग्रांट्स, एंड देन नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो व्हाट यू विल डू, 1 2 3 4 5 दिस ऐसे करके लिस्ट बना के आप लिखोगे रुपी कम्स फ्रॉम। ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग में आ सकता है। सेम रुपीज गोज टू, तो 1 2 3 4 5 करके लिखना है हम लोगों को। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे जाता है, कहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, विच इज 0.14 आई थिंक, है ना, यही है। और कुछ दिख रहा है क्या, इंफ्रा पे 0.11, 0.09, ओके। तो आई थिंक यही है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अर्बन एंड रूरल सेक्टर पे हमारे इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, ओके। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आ गया हम लोग का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ओके। देन आ गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। देन आ गया हमारा एजुकेशन। तो आपको मिल गया टॉप 4 टॉप 5। तो व्हाट यू विल डू, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा चीजें हैं तो ऑफकोर्स ज्यादा बनेगा, बट पूरे चीजें लिखना, क्योंकि कभी कभार असेंडिंग डिसेंडिंग मांग, पता चला हमने सिर्फ टॉप 5 याद करे, उन्होंने बॉटम से क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमको ये भी पता होना चाहिए, लोन पेमेंट, पेंशन एक्सेट्रा। तो मैं बस बता रही पेज पे आप ऐसे करके इसको बनाओगे कि यहाँ कहाँ मेरा पैसा सबसे ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिसीट्स अगर हम देखें, तो यहाँ पर वही चीज जो पाई चार्ट में दी थी उस शीट को बस यहाँ पर एक बार के फॉर्म में दे दिया है बजट ने। तो आपको अगर इस साल का देखना है और ट्रेंड देखना है तो फिर इसमें बड़ा सही रहता है। तो अगर हम ट्रेंड देखो तो देखो सबसे ज्यादा पैसा हम लोगों को ओन टैक्स रेवेन्यू, हमको तो पता ही था ओन टैक्स से आया है, फिर स्टेट से आया है, राइट, फिर हम लोग को ग्रांट से आया है। और यही ट्रेंड क्या पिछले में भी फॉलो हो रहा है, ये बस देखने के लिए ये चार्ट मैंने डाला है। तो नहीं, पिछले में नहीं फॉलो हुआ, पिछले में देखो डेवल्यूशन का ज्यादा हो गया और ओन टैक्स रेवेन्यू हम लोग का कम है, जो रिवाइज एस्टिमेट्स निकल कर आए थे हम लोगों के, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट इस साल का ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपना पेपर कब है, आई थिंक पेपर अगस्त में है ना शायद। तो हम लोग को इस साल का बजट और सर्वे से ही क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है।
देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अब स्टेट्स के ओन टैक्स रेवेन्यू, मतलब स्टेट के खुद के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, उसका ये एक चार्ट है कि ओन टैक्स रेवेन्यू में से एसजीएसटी सीजीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है, फिगर बिल्कुल भी नहीं याद रखना। देन सेकेंड है एक्साइज, देन स्टैम्प, एंड देन दिस गोज इनटू दिस ऑर्डर। ओके तो ये हम लोग का हो गया टोटल, तो टॉप 3 याद रखना, दैट्स इट। देन ये ओन टैक्स रेवेन्यू का पाई चार्ट है एंड नथिंग एल्स। सबसे ज्यादा देखो आ रहा है पैसा यहाँ से, तो ये चीज ध्यान रखने, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया है। ठीक है, अब ऐसे ही ओन टैक्स में नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा हमें आया है माइनिंग से, फिर फॉरेस्ट एंड देन इरिगेशन एंड ऑल ऑफ दैट, ये सेम चीज पाई चार्ट में। ओके तो 1 2 3 4 करके लिखना है। अब टोटल खर्चा, टोटल खर्चा अभी हमने देखा कि कहाँ पर हुआ था सबसे ज्यादा, तो अगर हम देखें तो टोटल खर्च एक्सपेंडिचर में से पहले हम लोग को दिया है कि इतना हम लोग को मिल गया है, इतना हमारा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इतना हमारा हुआ है केपेक्स। ये फिगर याद आ रहा है, केपेक्स मैंने आपको याद करवाया था 80,000 समथिंग है। तो बस कुछ चीज आपको देखकर याद हो जाएंगे, तो ये बस बता रहे हैं कि हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा अभी कम है, तो ये ट्रेंड पता होना चाहिए आपको। पहले वाले सालों में भी क्या सेम था? यस, इसका ट्रेंड सेम चल रहा है। देन डेफिसिट इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट 3.87 अभी देखा, और डेट टू जीएसडीपी रेशियो अभी हमारा चल रहा है 30.26%। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट टू जीडीपी रेशियो पता होना। जैसे इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो इंडिया लेवल पे अपना जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो चल रहा है अराउंड 41.7%। ओके तो ये इंडिया लेवल पे भी है, जो मैंने इंडियन इकोनॉमी की क्लास में करवाया है। ओके तो दिस इज 41.7%। देन पिलर ऑफ बजट, जैसे कि हमने पता है किसान कल्याण वर्ष है हम लोग का 2026, तो ओके एग्रीकल्चर बजट है हम लोग का। अब इसमें बजट एलोकेशन एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वर्ष ही एग्रीकल्चर के लिए है, तो एग्रीकल्चर के तो बहुत कुछ हमने करा होगा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल ये चीज नहीं है, तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन बन जाए, तो हमको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बजट एलोकेटेड है। टोटल नहीं भी याद हो रहा है तो मैम 1,15,000 समथिंग समथिंग था। अब वो इतना तो नहीं करेंगे कि 1,15,000 013 012 011 ऐसे फिगर्स दे दें, ऐसा तो नहीं होता है इतना मुश्किल, यानी मोस्टली, बट हाँ 1,16,000 1,18,000 ऐसे करके वो देते हैं, इतना क्लोज तो मैंने देखा है कभी कभार। ओके तो ये याद ध्यान रखना कि इस बार एग्रीकल्चर को 1,15,013 करोड़ रुपीस अलॉट करे गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश करी कि हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। ये दोनों चीजें ना स्टूडेंट्स इंडिया की बहुत वीक है, मतलब इंडिया में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का एक प्रॉब्लम ही चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के लिए इतना, देन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए हमने इतना बजट दिया है, सेफ्टी नेट्स के लिए हम लोग ने इतना दिया है, कुछ इमरजेंसी आ गई या फिर तो जो अपन फंड बना के रखते हैं ना इमरजेंसी फंड वो, और मार्केट एक्सेस के लिए हमने इतना दिया। मार्केट एक्सेस में अपन लोग जैसे ई नाम वगैरह पढ़ते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पोर्टल, राइट, जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट को फार्म से मार्केट तक पहुंचाते हैं, तो उसमें जो खर्चा होने वाला है उसके लिए इतना बजट अलॉट किया है। तो ये फिगर्स थोड़े से देख सकते हैं हम लोग, डोंट वरी, मैं ये पीपीटी आपके पोर्टल पे अपडेट भी कर दूंगी, राइट। देन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, जो अपन बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, नीति आयोग रिलीज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर ही मैम इस बार हम लोग ने बजट में इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनाया है, इसके प्रोविजंस हमने अपने बजट में अप्लाई करे हैं, है ना, तो नीति आयोग इसको रिलीज करता है, ये चीज ध्यान में रखना। और 2019-21 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 20.63 मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग को कोशिश करनी है कि धीरे धीरे कम होती जाए। देन पिलर ऑफ बजट न्यू स्कीम्स, अब जो नई नई स्कीम्स आई हैं बजट में, वैसे तो बहुत सारी आई हैं बट कुछ बजट में जो लिखी थी वो ये थी, पहली स्कीम अपनी रजिस्ट्रेशन डीड ऑफ ओनरशिप ऑफ आबादी लैंड, सेकेंड द्वारका नगर से रिलेटेड है, यशोदा स्कीम से रिलेटेड, और विकसित भारत है। इन सब के जो टारगेट अमाउंट्स है ये आपको याद करने हैं, मतलब आपको ये पता होने चाहिए क्योंकि ये बजट में स्पेशली मेंशन्ड है। ठीक है, तो आबादी लैंड का है अराउंड 46,000 करोड़, ठीक है, सॉरी 3,800, रूरल एरियाज लिखा है वो तो वर्थ, लेट मी रब दिस, हाँ ठीक है। देन द्वारका नगर योजना के लिए कितना एलोकेट करा है हम लोगों ने, द्वारका नगर योजना के लिए अराउंड 5,000, यशोदा के लिए हम लोगों ने करा है 700 करोड़,
राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका के लिए करा है 10,000 to 428 करोड़। तो कहने की बात यह है, ये फिगर्स कॉपी में लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था अगर मैं पूछूं तो आपसे, मुझे आप चैट में बताओ। ये वाली जो स्कीम है ये पुरानी स्कीम है, इसको हम लोगों ने नाम अब इसका चेंज कर दिया है, तो काफी फेमस है ये स्कीम, याद करो और मुझे बताओ चैट पे, उससे मुझे पता चलेगा कि अगर क्लास में कोई अटेंटिव है भी कि नहीं, कि सिर्फ मैम फोन ऑन करके हम चले गए हैं टीवी देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए लेट अस मूव अहेड, फिर मैं बताऊंगी इसका नाम। अब ये स्कीम्स क्या है मैम, ये स्कीम्स भी तो समझ लेते हैं एक बार सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे मैंने सारा वो इंफॉर्मेशन डाला है स्कीम्स का। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ आबादी लैंड है, देखो जरूरी नहीं है हर स्कीम का हमें लॉजिक पता हो, हम कभी कभार नाम देखकर भी बता सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन डीड ऑफ ओनरशिप राइट्स फॉर आबादी लैंड, मैम कुछ लग रहा है ओनरशिप देना ऐसे लैंड को जिसका कोई ओनर नहीं है, तो यही इसका मतलब है। रूरल एरियाज में बहुत बार ऐसा होता है, इवन अर्बन में भी हमने देखा है, बट रूरल में ज्यादा ही प्रिवलेंट है कि आप उस एक जगह पर 25 सालों से रह रहे हो बट आपके पास उस प्लॉट का लीगल राइट्स नहीं है, ओनरशिप राइट्स नहीं है। यहाँ पर अर्बन एरियाज में तो कोई भी केस कर देता है, रूरल एरियाज में इतना ज्यादा ये सब नहीं होता, राइट। तो आबादी लैंड वही लैंड होते हैं जिसका कोई लीगल ओनर नहीं है बट वहां पर लोग रह रहे हैं। तो ये एक रेसिडेंशियल एरिया होता है किसी भी विलेज का जहाँ पे बहुत सारे घर बड़े हैं। ट्रेडिशनली डू नॉट, बहुत सारे लोगों के पास लीडरशिप या ओनरशिप राइट्स नहीं होती, ठीक है। जैसे कि कोई फैमिली 30 साल से रह रही है बट उनके पास फिर भी ऑफिशियल प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है, तो ये स्कीम क्या करेगी, ये स्कीम उनको लीगल ओनरशिप राइट्स दे देगी, ये स्कीम उनको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दे देगी उस विलेज में, रेसिडेंशियल एरिया में जो रह रहे हैं लोग। दैट्स इट। होगा क्या इससे, फॉर्मलाइजेशन होगा, राइट। फॉर्मलाइजेशन मतलब जब गवर्नमेंट के पास हर चीज का प्रूफ रहता है, लेखा जोखा रहता है, राइट। तो इससे हम लोग आगे चलकर कोई में भी हमको प्रोजेक्ट बनाना हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना हो, तो हमको एटलीस्ट पता होगा कि इस एरिया के लोगों को अगर हम डिस्पर्स कर रहे हैं तो इनको हमको इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से पैसे भी देने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स होना तो हमेशा अच्छी बात ही होती है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी में उसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड बनाए। तो ये स्कीम कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट के विलेजेस सर्च होंगे, आबादी लैंड को पहले ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन रह रहा है, ऑफिशियल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे और फिर पीपल को इसकी ओनरशिप राइट दे देंगे, लैंड उनका हो गया ओनर लीगली। अब इसके बेनिफिट क्या है, लीगल सिक्योरिटी रहेगी, कोई भी उनको इजीली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, एक्सेस रहेगा उनको लोन्स लेने के लिए, हमको लोन्स के लिए कोलैटरल रखना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। बेटर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स होंगे ताकि डिस्प्यूट्स कम हो, कोई भी नहीं लगेगा ये मेरा ये तेरा है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका वो लैंड हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगा, मतलब पीपल अपने हाउसेस को इंप्रूव करेंगे अगर उनकी ओनरशिप सिक्योर हो। तो हम लोग के मन में भी रहता है ना कि हम रेंटेड घर में रह रहे हैं, तो रेंटेड घर में ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करता क्योंकि वो हमारा घर नहीं है, राइट। बट जब हमारा खुद का घर होता है हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं उसको, तो दैट इज द सेम चीज, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल। तो द्वारका नगर योजना पे आते हैं। द्वारका नगर योजना सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो एक प्लान है फॉर अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट, नथिंग एल्स। हर जगह पर हम लोग एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे हम अर्बन हाउसिंग बनाएंगे, क्योंकि बिकॉज अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनीज बनाएगी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द्वारका नगर योजना। अब द्वारका नगर कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरिया को आइडेंटिफाई करेगा और वहां पे अर्बन हाउसिंग बना देगा। तो उसका नाम द्वारका नगर इसलिए रखा है, ठीक है। मतलब द्वारका नगर नाम रखने का कोई डिस्ट्रिक्ट से मतलब नहीं है। तो अनप्लान्ड सेटलमेंट्स जो हो रही हैं जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसको हटाकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हाउसिंग बनाएगी। मेन फीचर्स, हाउसिंग स्कीम्स आएगी, अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी लोगों को और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वाटर सप्लाई, ये सब वहां होगा, राइट। देन इनके बेनिफिशियरीज कौन है, किसको ये स्कीम का फायदा मिलेगा, जो मिडिल इनकम या लो इनकम अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो छोटे छोटे डब्बों में रह रहे हैं, आपने देखा होगा। देन पुअर पीपल लुकिंग फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, इन लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है। बेनिफिट्स क्या है, बेटर अर्बन ग्रोथ होगी हमारी, सब सिस्टमैटिक होगा, क्योस नहीं होगा, लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, स्लम्स में कम, जो स्लम्स हमारे हैं विच इज अ सोर्स ऑफ you know a lot of people who are living in slums, it is source of lot of people who are below poverty line एंड यहाँ पर बहुत सारी डिजीजेस भी होती हैं बिकॉज अच्छे से प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम वगैरह नहीं रहता, डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा रहती है, अफोर्डेबल हाउसिंग उनको मिलेगा। तो ये सब इस बेनिफिट्स के लिए हमने ये योजना बनाई,
ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यशोदा स्कीम नेक्स्ट क्या है, यशोदा स्कीम हमारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को फोकस करती है, अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि बजट में आया है। अब यशोदा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कृष्ण जी से ये रिलेटेड है, यशोदा मैया, राइट, जिन्होंने उनका ध्यान रखा था। तो दैट इज व्हाट इज दिस स्कीम इज, ये स्कीम इंश्योर करती है कि प्रेगनेंसी सेफ हो, डिलीवरी और न्यूबॉर्न की देखरेख करने के लिए कोई हो। यशोदा मतलब ट्रेन्ड वुमेन वॉलंटियर्स होंगे या हेल्थ वर्कर्स होंगे जो लोग मदर्स को हेल्प करेंगे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट चाइल्ड बर्थ केयर ऑफ द बच्चा, ठीक है। तो यशोदा वही आया है फॉस्टर मदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट रोल ऑफ यशोदा वर्कर्स, ये यशोदा वर्कर्स क्या करेंगे, इनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और ये हेल्प करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान, बेस्ट फीडिंग के ऊपर गाइडेंस देंगे और एजुकेट करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इससे होगा क्या, टारगेट ग्रुप्स कौन है पहले इनके, ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट वुमेन्स, मदर्स, बेबीज एंड पुअर फैमिलीज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यूज कर रही है। बेनिफिट्स क्या है, जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जिसमें बेबी को बर्थ देने के बाद 1 साल के अंदर किसी माँ की डेथ हो जाती है, इसको हमको कम करना है। डेथ बहुत बार होती है क्योंकि हमको चीजें पता नहीं होती, राइट, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चे की डेथ हो जाती है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट करते हैं, उसको भी कम करेगा। हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाएगा और इमोशनल सपोर्ट देगा। तो ये बहुत अच्छी सी स्कीम है फॉर मदर्स। Then apart from that last is विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इस मिशन के अंदर हम लोगों ने, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, आजीविका और रोजगार प्रोवाइड करना, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। तो ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड पे बेस्ड है। ये विकसित भारत के जो ब्रॉडर विजन है हमारा 2047 तक विकसित भारत बनाना, उस पर भी अलाइन करती है। मेन फोकस एरिया इसका यही है, जॉब क्रिएट करो, स्किल दो, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दो और स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट मिले। टारगेट बेनिफिशियरीज के कौन है, यूथ, विमेन, अनएम्प्लॉयड लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको ये हेल्प करेगी। बेनिफिट्स क्या है, ऑफ कोर्स मैम, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा जीडीपी होगी, ज्यादा डिमांड होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, राइट, एंड इकोनॉमी हम लोग की प्रॉस्पेरस रहेगी, मोर इनकम जनरेशन होगा रूरल एरियाज में, पॉवर्टी कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर वाइज प्रोविजंस इन बजट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फिगर वाइज बट पता होनी चाहिए कि कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो हम लोग फार्मर वेलफेयर को सबसे ज्यादा पैसा मिला है इसमें, है ना। फूड सिविल सप्लाईज को थोड़ा सा कम एंड देन एनुअल विजिट कम। तो अब इसमें सिर्फ टॉप वाला आप ध्यान में रख सकते हो, नॉट ऑल ऑफ दैट, ओके। हेल्थ एंड वुमेन वेलफेयर में देखें तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, ओके। आयुष बहुत फेमस है तो इसमें वो कंफ्यूज करने के लिए हमको दे सकते हैं, बट आयुष से भी ज्यादा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को मिला है, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन सेक्टर में स्कूल एजुकेशन को सबसे ज्यादा मिला है, फिर हमारे हायर एजुकेशन को है, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स एंड देन साइंस एंड टेक, ओके। तो टॉप वाला आपको ध्यान में रखना है। देन ST/SC OBCs में ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा मिला है, सोशल जस्टिस, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर, बैकवर्ड माइनॉरिटी एंड डिनोटिफाइड नोमैडिक, फर्स्ट वाला याद में रखना है। ऐसे बहुत सारे थे बट मैंने कुछ ही ऐड करे इसमें। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट में से जिसको बजट में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है और इसके अंदर जो अर्बन हाउसिंग है इसको सबसे ज्यादा पैसा नहीं मिला है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा पैसा मिला है रूरल हाउसिंग पे, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेजर स्कीम्स को कितना पैसा मिला है, अब इसमें भी बहुत सारी स्कीम्स थी, मैंने सब नहीं डाली, कुछ स्कीम्स डाली है जो स्टार्टिंग में दी थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें से मुख्यमंत्री लाडली, जो मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रही थी कि एक बार मिनिस्ट्री में कितना बजट एलोकेट हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, एक बार स्कीम पे कितना पैसा एलोकेट हुआ है उस पर भी क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छे से याद है। एंड वो स्कीम थी हमारी जल जीवन मिशन। तो अब कौन याद रखता है स्कीम को कितना पैसा मिला है भाई, एंड इट वाज दैट टाइम आई रिमेम्बर 60,000 करोड़, राइट। तो 60 था या ऐसा कुछ था, 6,000 था, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ तो उसके बाद से हम थोड़े क्लेवर हो गए हैं कि थोड़ा सा स्कीम्स का भी याद रहे। बट देखो ऐसे क्वेश्चन में डरना मत, नहीं आए तो नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हमको स्कीम याद रखना है, नॉट प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल कि हमें 100 स्कीम्स के बजट एलोकेशन याद रहे। तो कुछ क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में ऐसे रहते हैं कि जो वो आड़े टेढ़े देंगे ही देंगे, राइट, क्योंकि उनको पता है कि आप बाकी सब सब्जेक्ट्स में तुक्का लगा सकते हो,
इसमें आप इतना तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत फैक्चुअल है। तो जैसे इसमें लाडली बहना एक बहुत फ्लैगशिप अपनी स्कीम है, तो लाडली बहना जरूर याद रखना, ठीक है। लाडली बहना का अमाउंट, अटल कृषि ज्योति योजना, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, विकसित भारत, इसका ध्यान में रखना थोड़ा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट प्रधानमंत्री आवास योजना इज इम्पोर्टेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट समग्र शिक्षा अभियान, गृह ज्योति इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट और हम क्या ध्यान रख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन। ऑफ कोर्स जो मैं कह रही हूँ ये मैं अपने नॉलेज के हिसाब से कह रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है। ओके तो आपको पढ़नी सब है, बट हाँ ये वाली सारी आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। जल जीवन मिशन, ओके इतना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट संदीपनी स्कूल के बारे में सर्वे में भी बात करी है बहुत ज्यादा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सिमहस्त पे आप एक बार देख सकते हो, स्वामित्व पे आप देख सकते हो, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देखो कितनी सारी हमारी स्कीम्स हैं, लेट मी सी और कौन सी इंपॉर्टेंट है। ग्राम सड़क योजना इज इम्पोर्टेंट, आवास योजना इज इम्पोर्टेंट, देन लाडली लक्ष्मी योजना इज इम्पोर्टेंट, एमएसएमई इज इम्पोर्टेंट, मिलियन प्लस सिटीज डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा इज इम्पोर्टेंट। बहुत पुरानी स्कीम्स हैं ये सब। जन आरोग्य, देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक पीएम जना योजना में सर्वे के बारे में बहुत बात करी थी, अटल मिशन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट दैट्स इट, ठीक है। तो इतनी एक बार ध्यान से देखना। लेट अस मूव अहेड। स्पेशलाइज्ड बजट एलोकेशन सेगमेंट वाइज अगर हम लोग देखें तो ये सब चीजें चीट नोट्स की तरह आप काम कर सकते। जैसे जनरल सेगमेंट में देखें 57%, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कितना परसेंटेज बजट एलोकेट करा है, ये उसका पार्ट है। तो इसमें ट्रेंड याद रखना कि सबसे पहले जनरल, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर शेड्यूल कास्ट। टोटल आउटले हमारा जेंडर बजट का इतना है। अब जेंडर बजट क्या होता है? जेंडर बजट कोई अलग से बजट है क्या? नहीं, कोई अलग से बजट नहीं बनता है। ये उसी बजट में एक अलग प्रोविजन होता है जहां पे मैं विमेन एम्पावरमेंट या नारी सशक्तिकरण के लिए स्कीम्स बनाती हूँ। तो उसी बजट का एक पार्ट है होता है ये, ठीक है। अलग से बजट नहीं होता। जैसे चाइल्ड बजट, तो उसी बजट में चिल्ड्रन के लिए जो भी स्कीम्स है, चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड बजट, जिसको अपन का 75,000 समथिंग करोड़ मिला है। और देन अर्बन एंड लोकल बॉडी का ट्रांसफर इतना है। तो इसमें आपको जेंडर बजट का एलोकेशन और चाइल्ड बजट का एलोकेशन ध्यान में रखना है क्योंकि ये बजट में आया है। ओके तो विमेन का ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, बच्चे कम होते हैं तो कम होगा, तो अराउंड 75 एंड देन अराउंड 1,27,000 एंड दैट्स इट, ठीक है। तो वी आर डन विद द बजट। लेट मी नो अगर आपके कोई डाउट्स हो तो, and chat box पे I'll wait for 1 minute and now I will see you guys in the next class। इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लासेस होंगी तो ये या तो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी या तो मैं लाइव क्लास लूंगी, जैसा भी मैम कहें। ओके सो या दैट्स इट फॉर बजट। नो डाउट्स, एनीथिंग? Okay then I'm ending the class, thank you।